नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरीके से आज 23वां दिन है किसान आंदोलन का और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस बात में झोंक दी है कि किसानों को किस तरह से समझाया जाए कि ये कृषि कानून उनके हित के लिए हैं। इससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को आपके सामने लाऊंगी। दूसरी खबर है किस तरीके से योगी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। कौन से केस में? हाथरस गैंगरेप केस में, जहां पर सीबीआई ने आज चार्जशीट फाइल की है और 4 आरोपियों को फिर से सीबीआई ने आरोपी बनाया है। तो इससे जुड़ी हुई भी खबरें आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी के लिए एक और झटका। 2 दिनों में 3 विधायकों ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि गूगल प्ले स्टोर से हमारा सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आज किसान आंदोलन का 23वां दिन है और अभी भी गतिरोध बना हुआ है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल कहा था कि किस तरीके से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति का गठन होगा और वो कमिटी और वो समिति शायद किसानों और केंद्र सरकार के बीच में रास्ता निकालेगी। लेकिन फिलहाल अब ये पूरा मैटर वेकेशन बेंच में चला गया है। अब अगले सप्ताह ये मिलेगा, वेकेशन बेंच की हियरिंग होगी और कब समिति बनेगी, कैसे ये गतिरोध टूटेगा, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। और दूर दूर तक ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि किसान अपने आंदोलन को खत्म करेंगे, क्योंकि जितने भी किसान इस समय सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, सब जगह पर जहां किसान इस समय धरना दे रहे हैं, उनका एक ही रट है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी गारंटी बिल सरकार को लानी चाहिए। और इसके अलावा वो सरकार की और कोई भी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो ये थी तो बात किसानों की। लेकिन बीजेपी ने आज अपनी पूरी ताकत लगा दी है चौपाल सम्मेलन के जरिए। जगह जगह पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जगह जगह जाकर चौपाल सम्मेलन कर रहे हैं, कृषि कानून के लोगों को फायदे बता रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज एक किसान कल्याण का एक समारोह था मध्य प्रदेश में रायसीन में, और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से किसानों को ये कहा कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, ये इतने सालों से इस पर बातचीत चल रही थी और जिन रिफॉर्म्स की बात विपक्ष पहले कर रहा था, उन्हीं रिफॉर्म्स को सरकार लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विपक्ष को मिर्ची इस बात की लगी हुई है कि वो सिर्फ रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि कृषि सुधारों के बारे में वो बात कर रहे थे, और आज मोदी सरकार उन कानूनों को इम्प्लीमेंट मोदी सरकार ने किया है। लेकिन इसके अलावा एक बात जो नरेंद्र मोदी ने आज फिर से कही, उन्होंने कहा कि विपक्ष सारा क्रेडिट इन कृषि सुधारों का ले ले, क्योंकि जितने भी उनके पुराने मैनिफेस्टोज हैं विपक्षी पार्टीज के, तो उसमें उन्होंने कृषि सुधार का उल्लेख किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सारा क्रेडिट इन कृषि सुधार का ले लीजिए, आप बीजेपी को बिल्कुल क्रेडिट मत दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं, और वो ये है कि किसानों की जिंदगी वो बेहतर करना चाह रहे हैं। उनकी सरकार किसानों की जिंदगी को बेहतर करना चाह रही है। वो चाहती है, यानी कि बीजेपी चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों की जिंदगी प्रोग्रेसिव हो और खुशहाल जिंदगी जिए और एक मॉडर्निटी आए एग्रीकल्चर में और खेती में एक मॉडर्निटी लेकर आए। इन बातों का उल्लेख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से आज विपक्ष के ऊपर निशाना साधा और कहा कि किसानों के ऊपर जो किसानों के कंधों से बंदूक चलाने का काम जो विपक्ष कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि हमारी जो इनफॉर्मल बातचीत है वो अभी भी जारी है, लेकिन बार बार उन्होंने इस पूरे बातचीत की फेलियर का जो दोष है वो विपक्ष को दिया। फिर एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कही कि अगर हमें एमएसपी खत्म ही करना होता तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों लाए होते। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में विपक्ष ने बात जरूर की, लेकिन कभी भी उसको
इंप्लीमेंट नहीं किया विपक्ष ने, तो आज स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट करने का भी क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। फिर उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले 5 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए का चावल और गेहूं एमएसपी पर किसानों के लिए खरीदा है। और वहीं अगर आप यूपीए का अगर आप कार्यकाल देखें तो यूपीए में 5 सालों में 3,74,000 रुपए की खरीदी हुई थी चावल और गेहूं की एमएसपी पर। तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि कितनी चावल और गेहूं की खरीद बीजेपी ने की है किसानों के लिए और यूपीए ने किस तरह से किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो बिहार में, झारखंड में और गोरखपुर जैसी जगह में आ रहे हैं, जो कि ज्यादा रोजगार के अवसर लेकर आएंगे। लेकिन आज एक बहुत ही मजेदार कमेंट बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और बंगाल के जो चुनाव प्रभारी हैं कैलाश जी ने कहा कि उन्होंने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। वो एक किसान चौपाल में ही बात कर रहे थे और जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा कैलकुलेशन करके आया हूं कि एक ट्रैक्टर में 4 लोग बैठेंगे और ये 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच जाएगा। और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की तरफ इशारा किया और नरेंद्र मोदी के लिए कहते हुए बोला कि आप मोदी जी एक बार हुंकार तो भरिए और 4 लाख किसान आपकी समर्थन में दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी इस बात को नहीं मान रही है कि उसे किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश करनी है। अभी भी अपने क्रेडिट लेने के होड़ में ज्यादा बीजेपी पड़ी हुई है। बीजेपी अभी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो उसने डिसीजन लिया है, जो उसने निर्णय लिया है इन तीनों कृषि कानून को लाने का, एन केन प्रकारेण, वो सही है। किसानों को सुनना नहीं है बल्कि दोष विपक्ष को देना है कि नहीं, विपक्षी पार्टीज इन किसानों को बरगला रही हैं, उन्हें मिसलीड कर रही हैं और किसानों के कंधों से ये विपक्षी पार्टी सारी गोलियां चला रही हैं। तो ये बीजेपी का नैरेटिव है। लेकिन अब विश्वास कैसे जीतेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कल नरेंद्र तोमर ने एक ओपन लेटर भी किसानों को लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टीज यानी कि लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाषा लेफ्ट 1962 के जंग में इस्तेमाल कर रही थी वही आज भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिकरण का आरोप विपक्षी पार्टीज पर लग रहा है, तो आज बीजेपी पर भी उतने ही आरोप लगते हैं कि वो भी राजनीति कर रहा है कि कृषि सुधार को लाने के लिए जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट्स का फायदा कराने के लिए ये 3 कृषि कानून लेकर आ गए। अब जब किसानों ने मांग की है कि इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए तो विंटर सेशन भी नहीं बुलाया जा रहा है, कोरोना महामारी का हवाला दिया जा रहा है। तो तमाम सवाल हैं और जो किसानों का एक मुद्दा है, जितने भी किसान से आप बात करिए उनका ये कहना है कि जब हम 15 पॉइंट्स की एक सूची जब हम सरकार के पास ले गए थे और उस सूची में 12 पॉइंट्स पर सरकार अगर अमेंडमेंट्स करने को तैयार है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे कृषि कानून के ढांचे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसमें सुधार करने के बजाय, अमेंडमेंट्स लाने के बजाय उन तीनों कानूनों को आप रद्द कर दीजिए, उसे निरस्त कर दीजिए और दोबारा एक फ्रेश कानून बातचीत के जरिए लेकर आइए। ये किसानों का कहना है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। 6 महीने का वो राशन पानी लेकर आए हैं और जरूरत पड़ेगी तो वो और लंबा भी रुकेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर समिति बनेगी भी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें पी साइना, डॉक्टर स्वामीनाथन हो सकते हैं उस कमिटी में, तो वो कमिटी कैसे ये बातचीत का रास्ता निकालेगी, क्योंकि बातचीत तो तब होती है जब बातचीत के लिए 2 पार्टीज अग्री करती हैं। यहां पर बातचीत के लिए सरकार बातचीत के लिए हाँ तो करती है, लेकिन वो टर्म्स एंड रेफरेंस किसानों की मानने के लिए तैयार नहीं है। सो इट्स एज गुड एज नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। और किसानों का मानना है कि नहीं, उनकी एक ही डिमांड है, यस या नो, आप कानून खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो गतिरोध अभी भी बना हुआ है, बातचीत का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और समिति कब बनेगी, उसमें कौन कौन होगा, क्या समिति की बातें किसान मानेंगे, ये अभी बहुत एक लंबे दौर की बातचीत चल रही है। और इस कड़कड़ाती ठंड में जब 4 डिग्री से कम टेम्परेचर इस समय दिल्ली में है, उस कड़ाके की ठंड में आज हजारों लाखों किसान इस समय बॉर्डर पर खुली हवा में बैठे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि 20 या 21 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है ठंड में। अभी कल भी देखा था किस तरीके से 38 साल का एक नौजवान किसान था जिसकी मौत हो गई, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो गया है। और सिर्फ किसान ही नहीं, कई किसानों के तो परिवार भी आए हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और उनका यही मानना
मानना है कि ये उनके भविष्य की लड़ाई है, इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार इसका हल कैसे निकालेगी, किसान इसका हल कैसे निकालेंगे, क्या समिति ये हल निकाल पाएगी, ये सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। बात करते हैं हाथरस गैंग रेप की। जब आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाथरस गैंग रेप केस की जो पूरी जांच है वो सीबीआई करेगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी निगरानी करेगा। तो आज सीबीआई ने आज चार्जशीट पेश की है हाथरस की अदालत में, और उस चार्जशीट में जो 4 आरोपी हाथरस गैंग रेप के थे, जो 4 सवर्ण थे जिनके खिलाफ गैंग रेप का आरोप लगा था, तो उनको सीबीआई ने भी आज दोषी ठहराया है और उनको आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है रेप का, यानी कि 376 और दफा 302 यानी कि मर्डर के केस में ये पूरा मामला आज हाथरस की अदालत में ये चार्जशीट पेश की गई है और इन चारों आरोपियों को सीबीआई ने भी आरोपी बनाया है। लेकिन आज सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद आज सबसे बड़ा जो एक खुलासा हुआ है वो है योगी सरकार के झूठ का। क्योंकि पिछले दिनों जब ये जांच चल रही थी, यूपी पुलिस के लोग जब बात कर रहे थे, तो यूपी पुलिस के आला अधिकारी जैसे कि प्रशांत कुमार जो उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इसमें बलात्कार के सबूत हमें मिले ही नहीं है, उसमें स्पर्म्स दिखे ही नहीं एफएसएल की रिपोर्ट में। तो जो लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो हाथरस की जो युवती थी 19 साल की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, और जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं वो बलात्कार नहीं है, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं बल्कि युवती के परिवार वालों को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आज उनके मुंह पर एक ये बड़ा तमाचा है और योगी सरकार के झूठ का आज पर्दाफाश होता है। क्योंकि लगातार योगी सरकार की जो पुलिस थी और योगी सरकार बार बार ये कह रहे थे कि ये जो 4 आरोपी हैं इनका कोई दोष नहीं है और गैंग रेप के प्रमाण नहीं मिले हैं, ऐसा यूपी पुलिस ने कहा था। और बड़ी शर्मनाक बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारे अधिकारियों को तलब किया, उसके बाद सुओ मोटो कॉग्निसेंस इस पूरे केस का लिया गया। आपको ध्यान होगा कि जब ये पूरा मामला जो 14 सितंबर को दलित युवती मुकदमा जब दर्ज कराने गई थी, तो उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ, उसके इलाज के इंतजाम नहीं किए गए और फाइनली जाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जब उसको लाया गया तो उस बेचारी की मौत हो गई। और 30 सितंबर को जिस तरीके से यूपी पुलिस ने रात के अंधेरे में और बिना परिवार वालों की स्वीकृति से उसका लड़की का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद ये पूरा मामला बहुत ज्यादा मीडिया ग्लेयर में आ गया था। योगी सरकार की इस पर बहुत आलोचना हुई और खासकर यूपी पुलिस का जो पूरा रवैया था वो एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण रवैया था। क्योंकि जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बोला कि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो और एक जो युवती थी, दलित युवती जिसका रेप हुआ था, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि नहीं ये बातें जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका गला घोटने की कोशिश की गई थी और उसके साथ गैंग रेप भी हुआ था, वो वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन उसके बाद जो इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात थी कि किस तरीके से जो हाथरस के जो सवर्ण समुदाय था उन्होंने पंचायत की और जितने भी 4 आरोपी थे उनके समर्थन में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो एक तरफ जहां पर हाथरस की जो युवती थी उसके लिए जस्टिस, उसके लिए न्याय मांगने की लड़ाई चल रही थी और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्षी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही थी। इधर हाथरस का जो सवर्ण समुदाय है ये 4 आरोपियों के समर्थन में कर रहा था। तो बहुत ही शर्मनाक ये पूरा मामला था। लेकिन आज जो सीबीआई ने ये पूरी जो आज चार्जशीट हाथरस की अदालत में पेश की है, इससे योगी सरकार का झूठ सामने आ जाता है कि किस तरीके से उन्होंने पूरे केस की लीपापोती करने की कोशिश किया। यूपी पुलिस ने झूठ बोला, योगी सरकार ने झूठ बोला, किस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। आपको ध्यान होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पर बताना चाह रही हूं कि ये जो सवर्ण समाज था हाथरस का,
उसके लिए इन आरोपियों को बचाना ज्यादा और उनका समर्थन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। आपको ध्यान होगा कि अमर उजाला ने एक खबर छापी थी जिसमें कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं राजवीर सिंह, उन्होंने तो पूरे इस मामले को ऑनर किलिंग बता दिया था और कुछ सवर्ण समुदाय के लोगों ने तो उस लड़की के कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़े करने लगे कि वो उन आरोपियों, जो 4 आरोपी थे उनमें से एक किसी के साथ उस लड़की का अफेयर था। तो ये सारी कहानियां मनगढ़ंत उस लड़की के खिलाफ गढ़ी गई, लेकिन फाइनली जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और आज जब चार्जशीट पेश हुई है हाथरस की अदालत में, तो उन 4 आरोपियों को सीबीआई ने आरोपित घोषित किया है। यानी कि योगी सरकार का झूठ आज बेनकाब किया है सीबीआई ने। यूपी पुलिस बार बार कह रही थी कि नहीं, इसमें रेप नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई के पास आज इस बात के प्रूफ हैं, उनके पास इस बात का एविडेंस है कि इस लड़की का गैंग रेप हुआ था और ये 4 आरोपी अब इनके खिलाफ जो आज रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो अब ये देखना होगा कि अब ये पूरा मामला अब आगे कैसे चलता है और किस तरीके की सजा इन्हें सुनाई जाती है। लेकिन फिलहाल आज एक बड़ी राहत है उस दलित युवती के परिवार वालों के लिए, क्योंकि ये 4 आरोपियों के खिलाफ जिस तरीके से चार्जशीट फाइल हुई है, तो आज कहीं ना कहीं योगी सरकार का चेहरा भी आज बेनकाब हुआ है और साथ में यूपी पुलिस का भी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूँ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज खबर आई है कि बैरकपुर के जो विधायक हैं शीलभद्र दत्ता, आज उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में 3 मेजर एग्जिट्स हो चुके हैं, यानी कि 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को आपने देखा था शिवेंदु अधिकारी, जो कि बहुत करीबी माने जाते थे ममता बनर्जी के, उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद पांडवेश्वर के जो एमएलए हैं और आसनसोल सिविक बॉडी के जो चीफ थे जितेंद्र तिवारी, उन्होंने किया। फिर खबरें आ रही थी कि टीएमसी लीडर कबीरुल इस्लाम, उन्होंने जो पार्टी की माइनॉरिटी सेल है उससे रिजाइन कर दिया है। और ये सारे इस्तीफे कब आ रहे हैं? जब अमित शाह का 2 दिनों का बंगाल दौरा होना है। आज रात अमित शाह पहुंचेंगे और अगले 2 दिनों तक वहां रहेंगे। बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी हो सकता है कि बीजेपी इसी अमित शाह के दौरे पर ही वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी। लेकिन बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को किस तरीके से जो जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है, तो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातचीत का जो सिलसिला है वो गृह मंत्रालय से बन चुका है, उनकी बातचीत हो चुकी है अमित शाह से ऑलरेडी। तो ये जो इस्तीफे आ रहे हैं बार बार इस बात का अंदेशा दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक में दम कर रखा है एक तरीके से बीजेपी ने। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जेपी नड्डा ने जिस दिन उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अब हम ये देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के घर घर में कमल खिलेगा। यानी कि मिशन बीजेपी जो बंगाल का है वो यही है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उसे डिसलॉज किया जाए। और उसके लिए एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद करके, चाहे आप पार्टी में डिफेक्शंस करिए, एमएलएज को खरीदिए, लेकिन आज यही है कि टीएमसी के जो एमएलएज हैं, हकीकत ये है, जो ग्राउंड रियलिटी समय पश्चिम बंगाल की है, कि ज्यादा से ज्यादा टीएमसी के जो विधायक हैं वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। और सोर्सेस के हवाले से तो ये खबरें आ रही है कि 9 से 10 एमएलए ऐसे हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी जा सकते हैं। और आगे ये भी खबर आ रही है कि जो बर्धमान पूर्व के जो लोकसभा एमपी हैं सुनील मंडल, उनकी भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि वो भी टीएमसी छोड़ दे। और उधर आपको ध्यान होगा कि जो पश्चिम बंगाल के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, यानी कि जो वन मंत्री हैं राजीव बैनर्जी, उन्होंने भी खुलकर ममता बनर्जी की बुराइयां की है, उनकी आलोचना किया है कि पार्टी ठीक से लोगों के ग्रीवेंसेस, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनती नहीं है। और बार बार 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बैनर्जी, उनके हाथ में पूरी इस समय पार्टी की जो बागडोर है वो आ गई है। वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो पार्टी मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्रशांत किशोर की दखलंदाजी नहीं पसंद आ रही है। लेकिन आज बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर है ये कहने का कि पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजावाद की राजनीति इस समय चल रही है, सिंडिकेट पॉलिटिक्स चल रही है, गुंडा राज चल रहा है, जिसको लेकर जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उन्होंने भी कई बार बोला है और राष्ट्रपति से भी वो मिल चुके हैं
तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी का कहना है वो यही है उनका, कि उन्होंने अपने एक रैली में भी कहा था कि बीजेपी इस समय मनी बैग्स का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सूटकेस भर भर के तृणमूल के एमएलएज को खरीदने की बीजेपी कोशिश कर रही है, और उनकी न कोई एथिक्स है, यानी कि नैतिकता नहीं है, ना उनकी पार्टी की कोई विचारधारा है, और वो तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस वो बरगद का पेड़ है जिसकी कुछ पत्तियां अगर टूट भी जाएंगी, यानी कि कुछ डिसेंटर्स अगर पार्टी से हटकर और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शुवेंदु अधिकारी जैसा उनका बड़ा नेता अगर तृणमूल कांग्रेस छोड़ता है तो जो पूरा मिदनापुर का इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां पर एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, तो शुवेंदु अधिकारी लगभग 16 से 20 सीटों पर उनका काफी अच्छी उनकी पकड़ थी, तो वहां पर तृणमूल जरूर कमजोर होएगी। और अगर तृणमूल कमजोर होएगी उन इलाकों में, कहा जाता है कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने पेनिट्रेट कर लिया, साउथ बंगाल में बीजेपी ने पेनिट्रेट किया था, अब नॉर्थ बंगाल की बारी है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी लड़ाई चलती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रोचक होने वाली है। अब अमित शाह अगले 2 दिन के दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के। बताया जा रहा है कि मिदनापुर में वो किसी किसान के घर पर जाएंगे जहां पर वो लंच भी करेंगे, और उस दौरान वो किस तरीके की बातचीत करते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं टीएमसी की तरफ से आती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस को 2017 में छोड़ा था, तब से ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा सिलसिला है तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स का टीएमसी छोड़ना, उसका सिलसिला कहीं थम नहीं रहा है। और ये कहां पर रुकेगा ये नहीं पता, क्योंकि बीजेपी के अगर लीडर्स की आप माने, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष जैसे जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि 2021 के जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं उसके पहले ही ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। इतने सारे टीएमसी के नेता इस समय बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर एक रोचक राजनीति इस समय पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी की जिद, ममता बनर्जी का जो अड़ियलपन है, ममता बनर्जी की जो एक हार्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्या वो बीजेपी के जो कमल का जोर है उसका सामना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आज के एजेंडा में इतना ही, और चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, सत्य हिंदी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।